हेलो फ्रेंड, मैं बेटेड स्टडी पॉइंट से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपके लिए सामान्य हिंदी से वर्णमाला लेके आऊँ, वो भी एक बेहतरीन तरीके से। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको कहीं भी और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप ज़रूर पढ़ें और देखें एक बार वर्णमाला। चलो शुरू करते हैं। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। कई एग्जाम पूछा गया वर्णमाला क्या है, तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वही वर्णमाला कहलाता है। और भी पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्वनि या वर्ण। ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। बोलने के आधार पर ध्वनि और लिखने के आधार पर वर्ण। ये ध्वनि या वर्ण भाषा की छोटी इकाई क्यों होती है? तो ये देखें, ध्वनि और वर्ण से मिलकर अक्षर बनता है, अक्षरों को मिलकर पद बनता है, पद से मिलाकर पदबद्ध बनता है, और पदबद्ध से मिलकर उपवाक्य बनता है, उपवाक्य से मिलकर वाक्य, और वाक्यों से मिलाकर एक भाषा का निर्माण होता है। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि वर्ण कहलाती है। देखें, जैसे भानु एक शब्द है जो दो अक्षरों से बनकर बना है, भा प्लस नु, लेकिन वर्ण इसमें 4 होते हैं, भ, अ, न, उ। जिस वर्ण के नीचे ये डंडा खिंचा रहता है तो ये डंडा हलंत कहलाता है, मतलब ये वर्ण आधा है। आगे देखें, हिंदी वर्णमाला में सभी वर्णों की संख्या 52 होती है। ये सभी को पता होगा क्योंकि बचपन में सभी ने पढ़ा है कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। लेकिन इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला 2 भागों में विभाजित होती है, स्वर और व्यंजन। मैं वर्णमाला को एक दृष्टि में लेके आया हूँ, उसका संख्यात्मक रूप लेके आया हूँ। आप देखें तो स्वरों की संख्या 11 होती है। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और अयोगवाह 2 होते हैं। ये 11 व्यंजन कौन से होते हैं वो भी देख लें। अ, ए, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 व्यंजन होते हैं। और अयोगवाह अंग और हा, ये अयोगवाह कहलाते हैं। इनको व्यंजनों में या स्वरों में नहीं गिना जाता है, क्योंकि जब अपन इसको लिखेंगे तो इनकी मात्रा चढ़ाएंगे तो इनकी मात्रा आएगी, तो इसलिए इनको स्वरों में ना ही व्यंजनों में गिना जाता है। इनको आगे भी विस्तार से समझा गया है। और आगे देखें, ये स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण इनको उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न पड़े या सहायता ना लेनी पड़े, वे स्वर कहलाते हैं। व्यंजन को देखें, व्यंजन क्या है? ये का खा गा गा अना, चा छा जा जा अना, ता था रा अना, ता था दा ना, प फ व म, या ला व, सा 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 हा, छत्रम ज्ञा। ये पूरे वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं। आपने सबने पढ़ा होगा इनके बारे में। लेकिन का से लगाकर अना तक ये का वर्ग में आते हैं। का वर्ग क्या होता है? का से का खा गा गा अना, ये का वर्ग कहलाता है। ऐसे चा वर्ग यहाँ तक, टा वर्ग यहाँ तक, ता वर्ग ना तक, पा वर्ग माँ तक, ये वर्ग कहलाते हैं। तो अगर एग्जाम पूछा गया कि ये वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, तो का से लगाकर माँ तक ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। या ला हुआ, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। सा 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 हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनको बोलते हैं तो घर्षण पैदा होता है और गर्मी से निकल, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। छ त्रम ज्ञा स्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं।
इनकी संख्या 4 होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है या अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, संख्यात्मक रूप में पूछ लिया जाता है, तो इन्हीं की संख्या 4 होती है। ये संयुक्त व्यंजन किन किन से मिलकर बनता है? का प्लस श से मिलकर छ बनता है। का मतलब ये जो का होता है वो आधा होता है और श षटकोण वाला होता है। का प्लस श मिलकर छ बनता है त्र, तो त प्लस रा बनकर त प्लस रा बन मिलकर त्र बनता है। ज्ञ तो ज्य प्लस आंगा मिलकर ज्ञा बनता है और स्र स प्लस रा बनकर स बनता है। इस तरह से ये एग्जाम पूछ लिया जाता है कि त्रा को किन दो चीज़ों से मिलकर बनाते हैं, तो त प्लस रा से, या ज्ञा को किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, तो ज्या प्लस आंगा को। इस तरह से पूछ लिया जाता है। आगे देखें, अणा अणा, ये इन दोनों को द्विगुण व्यंजन, नए आगत वर्ण, उच्छिप्त व्यंजन या उर्ण व्यंजन कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि या द्विगुण व्यंजन कौन सी है, या नए आगत वर्ण कौन से हैं, या उच्छिप्त व्यंजन कौन सी हैं, या उर्ण व्यंजन कौन सी है। तो अणा और आ को उच्छिप्त व्यंजन, आगत वर्ण, उर्ण व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इसका अर्थ होता है ऊपर की ओर फेंका हुआ। आगे देखें स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। अगर एग्जाम पूछ लिया कि उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो 3 प्रकार से किया जाता है। कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ, ये प्लुप्त स्वर होता है। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं देखें, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ये एकमात्र समय लगता है, तो वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, इ, उ और ऋषि, ये ह्रस्व स्वर या एकमात्रिक स्वर, और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। अगर पूछा गया एग्जाम में कि मूल स्वर कौन से होते हैं, तो मूल स्वर आ, ई, उ और ऋषि, ये मूल स्वर होते हैं या एकमात्रिक स्वर होते हैं, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वरूप, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगे वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि 2 मात्राओं से बनकर मिलते हैं। जैसे ये बड़ा आ किन से मिलकर बना आता है? अ प्लस आ से मिलकर बड़ा आ बनता है। बड़ी ई, ई प्लस ई से मिलकर बड़ी ई बनती है। उ प्लस उ से मिलकर बड़ा उ बनता है। ए, आ प्लस ई से मिलकर ए बनती है। आई, आ प्लस ए से मिलकर आई बनती है। ओ, आ प्लस उ से मिलकर ओ बनता है। औ, आ प्लस औ से मिलकर औ बनता है। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर बोलने के आधार पर, द्विमात्रिक स्वर बोलने के आधार पर दीर्घ स्वर को देखें, एक स्थान या एक मात्राओं से बोलने जाने वाले स्वर के सहयोग से निर्मित दीर्घ स्वर आ, ई और उ को सजातीय स्वर कहते हैं। तो अगर एग्जाम पूछा गया सजातीय स्वर कौन से होते हैं, तो सजातीय स्वर होते हैं आ, उ और
ई, ये सजातीय स्वर कहलाते हैं। ये भाषा तो समझाने के लिए लिखी गई है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है सजातीय स्वर कौन से होते हैं, तो सजातीय स्वर होते हैं आ, ई और ऊ सजातीय स्वर कहलाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न स्थानों या विभिन्न मात्राओं के अनुसार बोले जाने वाले स्वरों के संयोग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ को विजातीय स्वर बोला जाता है या संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर बोला जाता है ए, ऐ, ओ, औ को। अगर एग्जाम पूछा गया कि विजातीय स्वर कौन से होते हैं, तो विजातीय स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। और सजातीय स्वर कौन से होते हैं, तो सजातीय स्वर होते हैं आ, ई और उ। आगे देखें, यह तीसरा रूप उच्चारण के आधार पर स्वरों का प्लुप्त स्वर। और प्लुप्त स्वर क्या होता है, इसका उच्चारण करते हैं ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। इसका अगर उच्चारण करते हैं तो जो ह्रस्व होता है, जो छोटा स्वर होता है, उसकी अपेक्षा इसमें तिगुना समय लग जाता है, तो इसे प्लुप्त स्वर कहलाता है। प्लुप्त स्वर में आपने देखा होगा रामायण में कि अवग्रह लगा होता है पीछे की तरफ, वो अवग्रह कहलाता है। इस तरीके का होता है, अवग्रह कहलाता है। यह 3 टाइप का बना होता है तो अवग्रह कहलाता है। तो जब अपन बोलते हैं किसी वाक्य को, तो जैसे रा, एस आ गया और म, तो बोलने समय जो बीच का जो बोला गया है वही अवग्रह कहलाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अगर कहीं पूछ लिया एग्जाम में कि प्लुप्त स्वर को कहाँ किसे कहा जाता है, तो जहाँ पर अवग्रह या 3 टाइप का बना हो और पूरा हो तो पूछा जाए कि प्लुप्त स्वर क्या होता है, तो प्लुप्त स्वर जिसमें 3 टाइप अवग्रह होता है वो प्लुप्त स्वर कहलाता है। आगे देखेंगे, जीव के आधार पर स्वरों का वर्णन। जीव के आधार पर स्वरों का वर्णन 3 प्रकार से भी किया जाता है। उच्चारण के आधार पर भी 3 तरह से होता था और जीव के आधार पर भी 3 प्रकार से होता है। पहला अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे का भाग कार्य करता है। माने कोई भी स्वर होता है जिसका आगे का भाग कार्य करे उच्चारण करते समय, वो अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे आप भी खुद बोल के देख लेना, ई, ए, ऐ, जब अपन इनको बोल रहे हैं इन सब वर्ण को, तो अपने जीव का आगे कैसा कार्य कर रहा है, तो ये अग्रस्वर है। ई, ए, ऐ अग्रस्वर। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग कार्य करे। जैसे बोल के देखो आप आ, तो जो जीव का जो बीच का हिस्सा है तालु, वो कार्य कर रहा है, तो मध्य स्वर में आ आता है। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पश्च मान पीछे का हिस्सा कार्य करे, तो वो पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर कौन से होते हैं, आ, उ, ओ, औ, आ, उ, ओ, औ, ये पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च माने जीव का बोलने के समय जब अपन बोल रहे हैं तो इसका पीछे का हिस्सा कार्य कर रहा है जीव का, तो ये पश्च स्वर है। आ को बोलो आ, उ, ओ, औ। आगे देखें, मुख द्वार खुलने के आधार पर, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती है। अगर एग्जाम पूछा गया तो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती है। वो कौन से होते हैं, विव्रत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता हो। अगर किसी स्वर को बोलें तो उसका मुख बोलते समय मुख पूरा खुल जाए, जैसे आ, तो विव्रत स्वर कहलाता है वो। अर्ध विव्रत स्वर कौन से होते हैं,
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता हो। आप बोल के देखो अ, ऐ, औ, आ, ऐ, औ, तो ये अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। मतलब इनको बोलते समय अपना मुंह का आधा खुलता है मुख द्वार। संवृत स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, संवृत स्वर कहलाते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करें तो मुख द्वार अपना होता है वो बिल्कुल बंद ही होता है, जैसे ई, उ, आप बोल के देखें, मतलब आपका मुख बिल्कुल बंद ही रहता है, खुलता भी नहीं है ज़्यादा। तो वे होते ई, उ। अर्ध संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए, ओ, वो अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। आगे देखें, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। होठों की स्थिति के आधार पर, जैसे आप होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। वो कौन से होते हैं? वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाते हैं। जब उन स्वरों को बोलेंगे तो अपने जो होठ होते हैं वो गोल आकार के हो जाएं, वो वृत्तमुखी कहलाता है। जैसे उ, ओ, औ। अब बोल के देखो, अपने होठ गोलाकार हो जाते हैं इनको बोलते समय, तो समझ लेना ये वृत्तमुखी स्वर है। आवृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार ना हो वो आवृत्तमुखी कहलाता है। जैसे आ, ई, ऐ, ये आवृत्तमुखी स्वर है। आगे देखें, आगे देखेंगे आप व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होता है? व्यंजनों का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है। स्पर्श व्यंजन, आपको पहले बताया गया था जब वो चार्ट बना था व्यंजनों का, वर्णमाला लिखी गई थी। यह वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है छूना, जो वर्ण कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, होष्ठ स्थानों को स्पर्श कर बोले उन्हें स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो इनको स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। आगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसका उच्चारण जीव, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है। तो किन किन के सटने से होता है? जीव को, तालु से, दांत और ओष्ठ, इन तीनों को परस्पर सट जाते हैं तो इनका उच्चारण होता है। इनकी संख्या 4 होती है। या हुआ ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा रगड़ खाकर एक प्रकार ऊष्मा से उत्पन्न करती है, तो इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। श, स, श और ह। आगे देखें, प्रश्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रश्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे तो स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ़, त, थ, द, ध, ध, प, फ, ब, म आदि। इनकी संख्या 16 होती है। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन और स्पर्शी व्यंजनों में थोड़ा अलग है। जो इसमें पीछे का पंचम अक्षर होता है उसको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, उनको हटा दिया जाता है, बाकी सेम रहता है। तो स्पर्शी व्यंजन क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ़, त, थ, द, ध, प, फ, ब, म आदि। इनकी संख्या 16 होती है।
ये स्पर्शी व्यंजन। तो इसमें ये पूछ लिया जाता है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 होती है और कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है इसमें। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन होते हैं उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाकर निकलती है, जैसे स स ह ख फ ज आदि। जो नीचे लिखे गए हैं अब वो अरबी फारसी शब्द हैं, आगे बताऊंगा आपको। तो स ह ख फ ज ये स्पर्श व्यंजन कहलाते, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। सॉरी, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से संघर्षी व्यंजन होते हैं? स ह ख फ ज ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब आगे देखें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। यह व्यंजन उच्चारण करते समय एक दूसरे को स्पर्श करके तुरंत अलग नहीं होते हैं और अलग करने पर संघर्ष पैदा करते हैं। मतलब ये उच्चारण करेंगे तो एक दूसरे से अलग नहीं होते और अलग करते तो ये संघर्ष पैदा करते हैं, वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। वो कौन से होते? च छ ज झ, च छ ज झ ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। च छ ज झ ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखें नासिक व्यंजन कौन से होते हैं। नासिक व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक से निकलती हो। यानी अभी ऊपर बताया था आपको नासिक व्यंजन अंग, अणा, अंग, अंग, न और म, मतलब जितने भी वर्ग का जो वर्ग थे उनका पंचमा अक्षर होता है वो नासिक व्यंजन कहलाता है। पार्श्विक व्यंजन देखें, पार्श्विक व्यंजन ला पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। पार्श्विक व्यंजन कैसे कहते हैं? तो ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। प्रकंपी या लुंठित व्यंजन, प्रकंपी या लुंठित व्यंजन क्या होता है? रा को प्रकंपी या लुंठित व्यंजन कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ की नोक मसूड़े के नज़दीक आकर कांपती है। बोलोगे आप, उच्चारण करो, खुद बोल के देखो, तो जब उन्हें उसका उच्चारण करते हैं तो जो अपनी जीभ होती है उसकी नोक होती है वो नज़दीक आके मसूड़े की और कांपने लगती है एवं जीभ लुंठन या आलोड़न करने लगती है, क्रिया करने लगती है, इसलिए इसे लुंठित या प्रकंपी व्यंजन कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकंपी या लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, तो प्रकंपी या लुंठित व्यंजन रा होता है। एवं पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, तो पार्श्विक व्यंजन ला होता है। नासिक व्यंजन को आपको बता दिया, जितने ही वर्ग होते हैं उनके पीछे का पांचवा अक्षर नासिक व्यंजन कहलाता है, जिसकी हवा नाक और मुंह से निकलती है उच्चारण करते समय वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखें अर्धस्वर, ये संघर्षहीन व्यंजन। आपने कई बार पढ़ा होगा, अर्धस्वर के बारे में तो पढ़ा होगा लेकिन संघर्षहीन व्यंजन के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो एग्जाम पूछ लिया जाता है कई बार संघर्षहीन व्यंजन कौन से होते हैं, वो आपके द्वारा पढ़ा नहीं गया है या किसी ने आपको बता ही नहीं गया है कि संघर्षहीन व्यंजन कौन से होते हैं, तो अब कहते समझते हैं कि पता नहीं एग्जाम में ये कहाँ से आ गया। तो अर्धस्वर को ही संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है, अर्धस्वर को ही संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। ये होते हैं या हुआ या हुआ अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। इतना मैं पढ़ाया है, थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं इसमें। तो स्पर्श या संघर्षी व्यंजन कौन सा है, तो आप जवाब दे दीजिए कमेंट के माध्यम से, कौन सा होता है स्पर्श और संघर्षी व्यंजन। अभी ऊपर पढ़ाया है तो देखें आप कौन सा होता है। तो स्पर्श और संघर्षी व्यंजन बताइए कमेंट के माध्यम से, बताएं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है। तो देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है च छ ज और झ, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। या र ल व ये ऊष्म व्यंजन होता है। छत्रम ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन होता है। सा ये ऊष्म व्यंजन होता है। तो आप एक बार पूरा वीडियो को दोबारा से पढ़ लें, दोबारा से देखें। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें और मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है जो सील लगी उसमें, अगर कोई डाउट होता है तो उस पर भी आप
व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके माध्यम से अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगला वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय भारत।